हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू लाइट। तो और लाइट के बारे में हम ये जानते हैं कि लाइट जो है विजिबल लाइट उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की रेंज में। इस रेंज में जो हमारे विजिबल लाइट के सारे कलर्स हैं वो यहाँ पे लाया करते हैं। और लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड इन वैक्यूम जो होती है लाइट की, वो होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जा सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की दूसरी खास बात यह है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एटलीस्ट इन दिस चैप्टर। तो यहां पे हम लिखेंगे लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स in a straight line from point A to point B। point A to point B एक सीधी लाइन में ये चलती है। इस चैप्टर में हम मानने वाले हैं कि जो पार्टिकल है, जो लाइट है, वो पार्टिकल नेचर शो करती है। इस सारे चैप्टर में जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी आपके सामने फिनोमेना जो आपके सामने आएंगे वो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। लाइट क्या है? पार्टिकल है। ठीक, ये बात हुई ऑप्टिक्स की। अब दूसरा वर्ड है यहाँ पे रे। रे क्या होता है? जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है एक सीधी लाइन में, यदि उस पाथ को हम ट्रेस कर दें, उस पाथ को यदि हाईलाइट कर दें, तो उस पाथ को कहा जाता है रे कहा जाता है, लाइट रे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे लाइट रे का। लाइट रे क्या है? पाथ of light from point A to point B is called light ray। बात करते हैं रे की बात करते हैं। लाइट रे जो है, एक वर्ड आपने यहां पे सुना होगा, लाइट रे। क्या है ये लाइट रे? तो हमने अभी इस पिछले पॉइंट में सीखा था कि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो इसका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एटलीस्ट इन दिस चैप्टर। तो उस स्ट्रेट लाइन पाथ को यदि हम ट्रेस कर देते हैं, तो उस पाथ को, उस ट्रेजेक्ट्री को कहा जाता है रे ऑफ लाइट। तो यहां पे हम लिखेंगे पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी is called ray of light। मान लीजिए आपके पास पॉइंट A है यहाँ पर, और लाइट जो है इस पॉइंट से होती हुई इस पॉइंट तक जाती है। तो लाइट का जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन इन दिस चैप्टर, तो ये जो है कहलाएगी रे ऑफ लाइट। ये एरो बताएगा कि लाइट यहां से यहां तक गई है। अब यदि इस लाइट रे के यदि हम बंडल की बात करें, ऐसी ढेर सारी लाइट रे यदि निकल रही हैं, तो उन लाइट रे का जो कॉम्बिनेशन है, लाइट रे का जो बंडल है, उसे लाइट बीम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे, लाइट बीम। लाइट बीम का मतलब क्या है? कि इट इज द बंडल ऑफ लाइट रेज को कहा जाता है लाइट बीम। तो ये सारी बातें बेसिक जो थी आपको ये मालूम थी, 10th क्लास में आप ये पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन और उसके लॉज जो हैं उनकी हम बात यहां पे करने वाले हैं। तो यहां पे हेडिंग लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है आपके पास? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आप ये बात जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे बनाया जाता है। ग्लास के ऊपर एक सिल्वर या एल्यूमिनियम जो भी है, एक शाइनी मटेरियल की जो है कोटिंग यहाँ पे कर दी जाती है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर पड़ती है तो वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से आई है। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतना सब लोग आप जानते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है जिसको रिफ्लेक्टिंग बनाया गया है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो एक प्लेन हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है। इट कुड बी अ प्लेन सरफेस
और इट कुड बी अ कर्व्ड सरफेस। प्लेन सरफेस है मान लिया मैंने, यहां पे एग्जांपल में दिखाया प्लेन सरफेस, आगे मैं कर्व्ड सरफेस के लिए भी यही बात बताऊंगा। और इस कर्व्ड सरफेस पर एक लाइट की रे आती है इस तरीके से लाइट रे यहां पर इंसिडेंट होती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जहां पर लाइट रे आकर इंसिडेंट हुई है, ये पॉइंट यहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है, ये पॉइंट लाई करता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। इस पॉइंट को हम कहेंगे कि दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनिए वर्ड्स को, कि इस पॉइंट से गुजरने वाली ऐसी लाइन जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के नॉर्मल है, उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। उस लाइन को जो इस तरीके से पास हो रही है कहा जाता है नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल टू दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं, इंसिडेंट लाइट रे भी कह सकते हैं। इंसिडेंट रे मैंने यहां पे इसको कह दिया। अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी कि लाइट यदि ऐसे आई है तो इसी मीडियम में ये वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे मैंने लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवा दिया और लाइट उसी मीडियम में वापस चली गई है। इस लाइट रे को कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग लाइट रे है। रिफ्लेक्टिंग लाइट रे या रिफ्लेक्टिंग रे भी कह सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा कि नॉर्मल वाली जो लाइन है उसके साथ जो ये एंगल बनाती है इंसिडेंट लाइट रे, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को कह दीजिए आई के बराबर। आई का मतलब होता है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक ये बातें आपको मालूम है, 10th क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रे एंगल बनाती है उसको आर कह देते हैं। आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान रखने की बात यह है कि ये एंगल जो है ये हमेशा मेजर किए जाते हैं नॉर्मल के साथ। ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट लाइट रे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। कहीं आप गलती से ये एंगल को आई नहीं बोल दीजिएगा, ठीक है। बहुत टेम्पटिंग लग रहा है कि इस एंगल को आई बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, बट ये एंगल आई नहीं कहलाएगा, इस एंगल को 90 माइनस आई कहेंगे, ठीक बात। तो ये बात याद रखें कि एंगल हमेशा नॉर्मल लाइन के साथ मेजर किया जाता है। ऐसे ही रिफ्लेक्टिंग लाइट रे का जो एंगल है वो भी नॉर्मल के साथ मेजर किया जाएगा। उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एक समान होते हैं। उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, एंगल जो है एक समान रहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा कि ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ है ये किसी भी टाइप की सरफेस के लिए वैलिड है, किसी भी टाइप के लिए सरफेस के लिए ये वैलिड है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एट एवरी पॉइंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा भी हो, प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हर एक पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, विच इज एंगल आई, ये एंगल का निशान है। एंगल को ऐसे दिखाते हैं, एंगल के आगे मैंने आई लिख दिया है, एंगल आई, एंड एंगल मेड बाय reflecting ray with normal, also with the normal, that is angle r equal the angle I is equal to angle r। ये पहला लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हर एक पॉइंट पर वैलिड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। और दूसरी बात यह है कि शेप रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कैसा भी हो उसके लिए भी ये रूल वैलिड होता है।
तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम यहां पे लिखेंगे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट की जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट पर ही हमने नॉर्मल बनाया है, उस पॉइंट से ही लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई है। उन तीनों लाइंस की हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों जो रेज हैं, तीनों जो लाइंस हैं, लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, या फिर हम ये कह सकते हैं और इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई ये करती हैं तीनों की तीनों लाइंस, इंसिडेंट रे और आपकी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये दो लॉ आप याद रखेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।